सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं को आकांक्षा सिंह और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। दीपा जी, आज पिटारे में क्या क्या है? बहुत कुछ है। देखिए, पिछले कुछ वक्त में हमने देखा कि कितने ज्यादा जरूरत हो गई है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और आज के पिटारे में जो सबसे जरूरी बात है वो यही है कि जब कोरोना काल की शुरुआत हुई थी तो उस दौरान इस बात का हमें कहते हैं ना, एक तरह से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ कि स्वास्थ्य ही सर्वथा है। मतलब अगर स्वास्थ्य नहीं तो कुछ भी नहीं। और जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम कहीं घूमने चलेंगे। हाँ, तो आज कहाँ चलेंगे? आज हम चलेंगे सकलेशपुर। ये बेंगलोर शहर के पास में है। तो ये शहर के बारे में हम जानेंगे कि हम यहाँ कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। और साथ ही साथ जरा याद तो करिए। क्या याद करें आकांक्षा? कि जब आपको आपकी पहली साइकिल दी गई थी तो हम वो उन दिनों को भी याद करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि वो साइकिल मिली थी तो क्या क्या अनुभव थे वो सब याद करें हम। और साथ ही साथ बात होगी कि किराए का घर जब हम देखने जाते हैं या लेने जाते हैं, जब हम ये निर्णय लेते हैं कि हमें किराए के घर में रहना है तो किन किन बातों का ध्यान रखें। तो बहुत सारी बातें, देखिए पिटारे में तो बहुत कुछ है। लेकिन जो, जैसा कि मैंने कहा, जो सबसे जरूरी चीज है वो है स्वास्थ्य। तो आज है विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे। तो हम हमेशा कहते और सुनते आ रहे हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। लेकिन ये जो पिछले 2 या 3 साल जो बीते हैं उनके जो अनुभव मिले हैं तो बहुत ही सटीक तरीके से इन अनुभवों ने हमें समझा दिया है कि भाई जान है तो जहान है। हाँ, बिल्कुल। हम स्वस्थ होंगे, काया निरोगी होगी तो जीवन की सुगमता और जो जीवन की जो खुशियां हैं वो बनी रहेंगी और तभी तो हम अपने सपने भी पूरे कर सकेंगे। बिल्कुल। और सपने पूरे करना जरूरी भी है तो उसके लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। और हर मनुष्य को, आकांक्षा देखो ना, एक स्वस्थ जीवन मिले और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का निदान मिले, ये उसका अधिकार होता है। लेकिन देखने में ये आता है कि कितने ही लोग पैसों की कमी की वजह से या सही देखभाल नहीं हो पा रही हो या उपचार सही समय पर नहीं मिल पाता, तो बहुत सारे ऐसे कारण बन जाते हैं जिसकी वजह से सालों साल तक व्यक्ति बीमारियों से लड़ते रहते हैं। और फिर कभी कभी क्या होता है कि हमें हमारे अपनों को खो देना पड़ता है। तो इन गंभीर समस्याओं को ध्यान में रखते हुए साल 1948 में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि वैश्विक स्वास्थ्य और उससे जुड़ी समस्याओं पर विचार करना, साथ ही साथ स्वास्थ्य के महत्व की ओर बड़ी संख्या में लोगों का ध्यान आकृष्ट करना, उनको जागरूक करना। बिल्कुल। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, इसने जेनेवा में 1948 में पहली बार विश्व स्वास्थ्य सभा रखी थी और फिर पूरे विश्व में 7 अप्रैल 1950 को विश्व स्वास्थ्य दिवस हम सबने मनाना शुरू कर दिया था। हर वर्ष इसके लिए, आकांक्षा, एक थीम निर्धारित होती है। तो जो आंकड़ों के हिसाब से वर्ष विशेष में स्वास्थ्य को क्या क्या कारण है, जिसपे कि क्या क्या कारण बनते हैं कि उस साल हमें कौन सी थीम लेनी चाहिए, उस पे विचार करते हैं और फिर उसी के आधार पर एक थीम निर्धारित करते हैं। तो इस वर्ष जो विषय का चुनाव किया है वो है हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। और साथ ही साथ आज के दिन कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। जैसे कई जगहों पर हेल्थ कैंप्स लगाए जाते हैं, मुफ्त इलाज या ऑपरेशन करना या कम दामों पर दवाइयां उपलब्ध कराना जरूरतमंदों को। साथियों, सभी सरकारी गैर सरकारी स्वास्थ्य संगठन अपना अपना काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम अपने स्तर पर स्वास्थ्य के प्रति क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और जिम्मेदारी सिर्फ हमारी अपने तक ही सीमित नहीं रहती। हमारी जिम्मेदारी हमारे परिवार के लिए भी होती है, हमारे दोस्तों के लिए भी होती है। बिल्कुल। और ये जिम्मेदारी निभाने के लिए बहुत कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बिल्कुल। नियमित व्यायाम करना है और कम से कम साल में एक बार पूरी तरह से अपना चेकअप करवाएं। ये खासकर तब जरूरी हो जाता है जब आप एक खास उम्र को पार कर लेते हैं। मतलब अगर 40 के ऊपर या 45 के ऊपर आप हो रहे हैं तो कोशिश करें कि साल में एक बार अपना
अपने शरीर का संपूर्ण रूप से चेकअप जरूर करा लें। जी, और इस बात को बहुत नजरअंदाज कर दिया जाता है कि अरे ठीक है, हमारा सब कुछ सही तो चल रहा है, तो क्या जरूरत है चेकअप की। लेकिन नहीं, चेकअप कराना बहुत जरूरी है। स्वच्छ पानी का उपयोग करना भी बहुत जरूरी है। आकांक्षा कि पानी बिल्कुल साफ सुथरा हो। घर के भोजन का सेवन ज्यादा करें। भाई घर में जो बना है वो खाना चाहिए। और फास्ट फूड का त्याग, चलिए त्याग ना भी बोलें, कम खा लीजिए। और खास तौर पे युवाओं के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्हें बाहर का खाना, चटपटा खाना बहुत पसंद आता है। लेकिन ये घूम फिर करके देखिए ना, फिर स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता ही है। जी, और इसके साथ साथ समय पर खाना और संयमित भोजन करना। और वजन अधिक है तो समय रहते उसका उपचार करिए या वजन कम करने के तरीके देखिए। अल्कोहल का त्याग बेहद आवश्यक है। और खासकर नशीले पदार्थों से आप जितना दूर रहें उतना अच्छा। बिल्कुल। और इसके अलावा निसंतान होना भी बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है इन दिनों। आकांक्षा, उसके कई कारण बन रहे हैं। जैसे अधिक जो उम्र बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब विवाह होता है तो वो कारण बन जाते हैं। या विवाह के बाद बहुत समय तक संतान उत्पत्ति पर रोक लगाने के ऐसे कई कारण बन जाते हैं। या समय पर कभी कभी चिकित्सीय सलाह नहीं लेते हैं तो भी ये भी एक रीजन हो सकता है। तनाव और डिप्रेशन भी आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा ये बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल। और सर्वे में ये सारी चीजें तो देखने में आती ही हैं। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि तनावपूर्ण माहौल में नींद का पूरा न होना ये कई तरह की बीमारियों को आमंत्रित करता है। बिल्कुल। साथ ही साथ बहुत अधिक गैजेट्स पर वक्त बिताना, अकेलेपन का एहसास, मतलब और भी कई तरह के कारण हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि एक रोग मुक्त जीवन की ओर हम अपना कदम बढ़ाएं और उन आदतों को अपनाएं जिससे हमारा जो वर्तमान है, साथ ही साथ भविष्य भी जी वो एक बेहतर, कहते हैं ना, बेहतर रास्ते की ओर जा सके। और आने वाली पीढ़ी का स्वास्थ्य तभी तो होगा, देखो ना, बेहतरीन। और स्वस्थ जीवन की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारी है साथियों। ये ना तो हमारे माता पिता की है और ना ही हमारे बच्चों की है। स्वस्थ जीवन की ओर जाने वाला रास्ता अब तो देखो ना हर तरफ खुला है। सिर्फ पहल हमें खुद करनी है। बिल्कुल भाई दीपा जी, स्वस्थ रहना सभी की चाहत होती है ना। अब भाई दीवाने बनो या ना बनो, हाँ, लेकिन स्वस्थ जरूर रहो। और स्वस्थ रहने के कई तरीके हैं। योग करिए, प्राणायाम करिए, थोड़ा व्यायाम करिए, या अपने आप को किसी ऐसी चीज में उलझाइए या उसमें रम जाइए जिसमें आपका शारीरिक श्रम होता रहे। बिल्कुल। तो साइकिल चलाना तो बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है साइकिल चलाना। और देखिए आज तो बात भी करने वाले हैं हम। तो मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि क्या आपको याद है कि आपकी पहली साइकिल कब मिली थी आपको? मुझे तो याद है। तुम्हें याद है आकांक्षा? भाई ये भी कोई भूलने वाली बात है? श्रोताओं से पूछ लेते हैं कि क्या उन्हें याद है कि उनकी पहली साइकिल उन्हें कब मिली थी। अच्छा, यहाँ ये भी बता दें कि हम 2 पहिया साइकिल की बात कर रहे हैं, ट्राइसिकल की बात नहीं कर रहे हैं, जो हमने बहुत बचपन में चलाई थी। भाई वो तो सबको मिलती है जी। तो श्रोता बताएं कि वो जो पहली साइकिल थी उससे वो जुड़ी क्या खास याद है, या आपने जिद करके उसे ली थी, या आपको इनाम के तौर पर मिली थी, या फिर जन्मदिन पे मिली थी। तो बस हमारे श्रोता हमारे फेसबुक पेज पर जाएं। और एक और चीज, कभी कभी उसके ना वो इतने ज्यादा प्यारी होती थी वो साइकिल, उसमें पूजा भी करते थे कोई। तो आपने की थी या नहीं की थी ये भी जरूर बताइएगा। अब पहली जो भी चीज रहती है उससे जुड़ी कई यादें होती हैं, है ना। तो और वो यादें खास होती हैं। बिल्कुल। तो जल्दी जल्दी हमें बताइए। और अगर घूमने की बात है तो भाई साइकिल से तो हम पता नहीं कहाँ घूम कर आते थे, कहाँ निकल जाते थे। और फिर लगता था कि अंधेरा होने वाला, भागो घर, नहीं तो घर में मम्मी से डांट पिटेगी। हाँ, लेकिन फिलहाल आज हम स्टूडियो में बैठकर ही घूमने चलने वाले हैं दीपा जी। और कहाँ चलने वाले हैं? सकलेशपुर। चलिए चलते हैं। तो सकलेशपुर ये जो है ना आकांक्षा, बेंगलोर से 220 किलोमीटर दूरी पर पश्चिमी घाट की तलहटी पे बसा हुआ है। छोटा सा शहर है, बहुत प्यारा है। और इस सुंदर शहर की हरी भरी पहाड़ियां, इलायची, कॉफी और काली मिर्च के बागानों से सब तरफ से, चारों तरफ से वैसी बनी हुई है ये। तो जो प्रकृति प्रेमी हैं उनको तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत सुखद अनुभव है उनके लिए। और दूसरी ओर ट्रैकिंग के प्रति अगर आपको बहुत उत्साह है और आप बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि ट्रैकिंग पे हमें जाना है, तो ये ऊंचे नीचे लुभावने रास्ते आपको बहुत पसंद आएंगे। और सकलेशपुर के आसपास घूमने के लिए जो जगहें हैं उनमें सबसे प्रसिद्ध
है सकलेश्वर मंदिर। और ये इतना प्रसिद्ध है कि सकलेशपुर को वहाँ की जो स्थानीय जनता है वो सकलेश्वर ही कहती है। और इसके आसपास घूमने के लिए कुछ प्रसिद्ध मंदिर भी हैं, स्मारकीय किले हैं, झरने और पर्वतारोहण भी कर सकते हैं। और अगर आप निकट भविष्य में कहीं घूमने जाने का विचार बना रही हैं क्या दीपा जी? बिल्कुल। अब जब इतनी सारी बातें सुनने मिल रही है ना, इतनी अच्छी वो वहाँ पे जगह है, तो मन कर रहा है सकलेशपुर ही चला जाए। अच्छा, अब यहाँ जाकर देखने लायक जो जगहें हैं या जो चीजें हैं वो क्या क्या हैं? तो भाई सबसे पहले तो सकलेशपुर में है श्री सकलेश्वर स्वामी मंदिर, जो बहुत प्रसिद्ध है। और कहते हैं कि ये मंदिर कर्नाटक के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। भगवान शिव का ये मंदिर हेमवती नदी के किनारे है और मंदिर के बीचों बीच भगवान शिव की एक विशाल प्रतिमा है और होयसल वास्तुकला को बहुत ही खूबसूरती से प्रदर्शित करती है। इस मंदिर से हर साल रथ यात्रा निकलती है, जिसके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ये मंदिर सकलेशपुर शहर के प्रवेश द्वार पर स्थित है। बिल्कुल। अब जब ये मंदिर के दर्शन हो जाएं तो आगे चलिए। मंजराबाद किला है। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने ये बनाया था 1792 में जी। और हथियारों और गोला बारूद को भरने के लिए ना, उसको इकट्ठा करके रखने के लिए इस किले का निर्माण करवाया था। किले की जो अष्टकोणीय संरचना है वो सुल्तान की सेना को अंग्रेजों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता था और दूर से देखने पे ऐसा लगता था जैसे पर्वत श्रृंखलाओं का हार जैसे कोई बना हुआ हो। और तारे के आकार वाले इस किले की यात्रा आपको समृद्ध इतिहास की यात्रा करवाती है। ग्रेनाइट और मिट्टी की दीवारों में तोप के माउंट के छेद मौजूद हैं। किले के भीतर कई सुरंगें हैं और ऐसा भी कहते हैं आकांक्षा कि ये श्रीरंगापट्टनम के किले से जुड़ा हुआ जो बिल्कुल अंदर ही अंदर का मार्ग है। साथ ही साथ आप अयप्पा स्वामी मंदिर भी देख सकते हैं। ये सकलेशपुर से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। वहाँ का एक प्रमुख मंदिर जो आसपास के जंगलों और नदी घाटियों के दृश्यों से जैसे मन को आध्यात्म से भर देता है। यहाँ आप सुंदर सूर्योदय और सूर्यास्त का आनंद भी ले सकते हैं। जब ये आप देख लें तो आप उसके बाद चलिए बेलूर और हलेबीड। ये 2 शहर हैं, बहुत कुछ एक जैसे हैं बने हुए इनकी बनावट, जिन पर 3 शताब्दियों तक होयसल साम्राज्य का शासन था। यानी इतिहास के हिसाब से ये 11वीं और 14वीं सदी के मध्य में कहीं इनका शासन रहा है। और दोनों शहरों के मंदिर होयसल वास्तुकला की यूं कहिए कि बहुत सुंदर झलकियां वहां पे आपको मिलती हैं। मंदिर के दीवारों के शिलालेखों में देवता, युद्ध के चित्र, संगीत, नृत्य, मनुष्य, पशु, बहुत कुछ ऐसे शामिल है। ऐसा लगता है जैसे पत्थर सारे जीवित हैं और ये सब हमें कुछ कह रहे हैं। दीपा जी, तो सकलेशपुर घूमते घूमते जो वादियां फिजाएं बुला रही हैं, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए और जेनकुल गुड्डा, जो लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ट्रैकिंग स्थल है और ये कहा जाता है कि कर्नाटक में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। हरे भरे पत्ते और कॉफी के बागानों के बीच ट्रैक को हनी स्टोन माउंटेन भी कहते हैं। और जो स्थानीय लोग हैं वहाँ के, वो कहते हैं कि यहाँ का जो सूर्यास्त है वो सबसे मनोरम सूर्यास्त होता है। अच्छा, तो ये तो देखना बनता है। और जेनकुल गुड्डा पर्वत चोटी से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर बेट्टा बायरावेश्वर मंदिर भी है। ट्रैकिंग करके यहाँ पहुंचा जा सकता है। कर्नाटक के सबसे ऊंचे हिल स्टेशनों में से ये एक है। तो चलो पहुंच गए बेट्टा बायरेश्वर मंदिर। पश्चिमी घाट के बीचों बीच स्थित ये मंदिर बहुत प्राचीन है। कहते हैं महाभारत में वनवास के दौरान पांडवों ने यहाँ पर निवास किया था। शांति का एहसास और प्रकृति के दृश्यों का आनंद लेना तो यह स्थल बहुत ही उत्तम है। क्या बात है। और चिकमगलूर, ये हम अपने बचपन से नाम सुनते आ रहे हैं जी। धुंधले बादलों में स्थित ये जो पर्वत चोटी है मन मोह लेती है। चिकमगलूर का जो अनुवाद है वो ये है कि छोटी बेटी की भूमि। कहते हैं कि रुकमंगदा की सबसे छोटी बेटी को दहेज के रूप में ये पर्वत दिया गया था। यहाँ गणेश चतुर्थी, दशहरा, दीपावली, ये जो सारे त्योहार हैं ये बेहद धूमधाम से मनाए जाते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं श्रवण बेलगोला, जो लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस ऐतिहासिक स्थल पर कई जैन मंदिर हैं और ये शहर गोमतेश्वर मंदिर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ विशाल बाहुबली प्रतिमा है, लगभग 58 फीट ऊंची। और इस विशाल प्रतिमा को ग्रेनाइट के सिर्फ एक ब्लॉक से उकेरा गया है। सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में ये जाना जाता है और दक्षिण भारत में स्थित ये सबसे लोकप्रिय जैन तीर्थ स्थलों में से एक है।
इसके अलावा आप कुक्के सुब्रह्मण्य मंदिर भी जा सकते हैं। अग्निगुड्डा हिल है, वो जो ट्रैकिंग वाले हैं और पर्वतारोही हैं उनके लिए तो कहते हैं बिल्कुल परफेक्ट है। और ट्रैकर का स्वर्ग भी कहते हैं इसे। हेमवती जलाशय, जब इस बांध के द्वार खुलते हैं तो नजारा देखते ही बनता है। परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए ये भी जगह बहुत अच्छी है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं मगज हथली जलप्रपात। 21 किलोमीटर दूर ये एक जादुई अनुभव देने वाला स्थान है और ऐसा लोकप्रिय स्थल जहां टोकरी के आकार के नाव में आप उस जलप्रपात में सैर कर सकते हैं। और सैर के दौरान अपने आसपास आप देखेंगे पुष्पगिरी पर्वत श्रृंखला। क्या बात है। अब सकलेश्वर पहुंचा कैसे जाए, बताइए। तो बेंगलुरु से आप सड़क और रेल मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है ये शहर, तो आप उससे जा सकते हैं। हवाई अड्डे से या मतलब हवाई जहाज से आप जाना चाहते हैं तो मैंगलोर हवाई अड्डा यहाँ से 132 किलोमीटर दूर है और मैसूर हवाई अड्डा 155 किलोमीटर दूर है। क्या बात है। और यहाँ जाकर आप सभी प्रकार के मसाले खरीद सकते हैं। स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाई गई लकड़ी पर नक्काशी के काम की हुई कई वस्तुएं भी आप याद के तौर पर अपने साथ ले जा सकते हैं। दीपा जी, हम जो अच्छी सेहत की बात कर रहे थे तो हमारे श्रोता कहते हैं कि अच्छी सेहत का आसान फॉर्मूला है, हल्का भोजन करें, संयम से जिएं, खुशी बढ़ाएं और बांटते रहें, क्योंकि सेहत का सर्वोच्च बिंदु खुशी ही है। इसके साथ ही जो भी काम करें रुचि से करें। हमारी जीवन शैली ही नहीं, नजरिए का भी असर सेहत पर पड़ता है। इसीलिए हमें अपनी सोच, हमारा नजरिया सकारात्मक रखना चाहिए। साथ ही योग को दैनिक जीवन में शामिल करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई। योग प्राणायाम तो बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है आजकल। और हमारे एक श्रोता मित्र अपनी यादों के गलियारे में जा चुके हैं और उन्होंने बताया कि मुझे साइकिल बताइए। ये कह रहे हैं कि मुझे पहली साइकिल किराने की दुकान से मिली थी जहां मैं काम करता था। तब मैं 19 साल का था। उस साइकिल से मैं रोज मार्केट जाता था और सामान ले आता था और कभी कभी महीने की पहली तारीख आती तो घर घर का किराना वो जाकर पहुंचाते थे। तो वो जहां काम करने जाते थे वहां से उनको उनकी पहली साइकिल दी गई थी जी। और साथ ही साथ एक श्रोता हमारी बता रही हैं कि पहले साइकिल किराए से मिलती थी और घंटे के लिए पहले ऐसे ही लेकर चलाई जाती थी। जब हम सीखते थे तो हमने भी बहुत चलाई है, आपने भी चलाई बहुत चलाई। और खासकर रविवार को दिन में बहुत साइकिल चलाते थे, मम्मी से डांट भी खाते थे और उसके बाद पढ़ाई करने बैठते थे। ये ऐसा तो मुझे लगता है शायद ही हमारे किसी सखी सहेली के परिवार में शायद ही कोई ऐसा बोलेगा कि डांट नहीं पड़ी हो साइकिल के लिए, है ना? सखी सहेली के ही परिवार में क्यों, सभी कहते हैं ना, एक याद ऐसी रहती ही है कि आपको ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको डांट ना पड़ी हो। और ये जो साइकिल से जुड़ी याद है ना, उसमें एक याद ये भी खास होती है कि ऐसा कोई भी आपको नहीं मिलेगा जो साइकिल चलाते वक्त गिरा ना हो और उसने चोट न खाई हो, और ऐसी गहरी चोट जो ताउम्र उसके साथ चली हो। बिल्कुल। तो इसके बारे में भी हमारे श्रोता बताएं कि चोट लगी है कि आपको साइकिल चलाते समय या चलाना सीखते समय, और शेयर करते थे या नहीं करते थे अपनी साइकिल? ग्रुप में सब मिलके चलाते थे बारी बारी, या बोलते थे नहीं मेरी साइकिल है तो मैं ही चलाऊंगा या मैं ही चलाऊंगी? इसी बात पे हमारी जो एक सखी हैं वो लिख रही हैं कि कोडाई कनाल की लेक की परिक्रमा इन्होंने साइकिल चलाकर की है अपने पति और दोनों बच्चों के साथ। चारों साइकिल पर थे और अलग अलग करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर। तो भाई इन्होंने कितनी अच्छी याद अपने साथ रखी हुई है। अब देखो भाई, दिन भर साइकिल से घूम लो चाहे कुछ भी कर लो, लौट के तो घर को आना ही पड़ता है। बिल्कुल, है ना? और जब घर में आए तो घर में जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं तो घर को देखकर वो जो दिन भर की थकान होती है ना दीपा जी, एक सुकून का एहसास अंदर उतरता सा जाता है और सुकूनियत भी मिलती है। साथ में सबकी चाहत भी यही होती है ना कि उसका एक अपना घर हो जाए। घर कैसा भी हो, घर होता है और इस चाहत को पूरा करने की जद्दोजहद में ही वो लगा रहता है। लेकिन कुछ लोगों को किराए के घर में रहना होता है, हालांकि उसमें कोई गलत बात नहीं है, वजह जो भी हो। जैसे आप अपने जो मूल निवास है उस स्थान से दूर रह रहे हैं तो दूसरी जगह पे नौकरी कर रहे हैं, इसलिए आपने किराए का घर ले रखा है, या खुद का घर जो आपका पैतृक जगह है वहां पे बनवा रखा है और काम या व्यापार की वजह से आप किसी दूसरे बड़े शहर में रह रहे हो, या कोई और कारण हो, वजह जो भी हो, घर तो देखिए घर होता है। और किराए का घर लेना और देना बात तो बहुत सामान्य है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप किराए का घर ले रहे हैं या आप किराए का घर दे रहे हैं तो उसमें जागरूक रहना और सजग रहना
बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो अगर आप किराएदार हैं और घर की तलाश कर रहे हैं तो कई बार कई कड़वे अनुभवों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे जो मकान आपको पसंद आ रहा है तो उसके मकान मालिक के बारे में आप थोड़ा बहुत जान लें कि वो क्या काम करते हैं, खुद कहाँ रहते हैं, या पिछला किराएदार जो उनका था उसके मकान खाली करने का क्या कारण था। बिल्कुल। और साथ ही साथ रेंट एग्रीमेंट बनवाना बेहद जरूरी है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि रेंट एग्रीमेंट में किराया देने की तारीख, किराया बढ़ाना और मेंटेनेंस चार्ज और किसी तरह की पेनाल्टी के बारे में लिखा हो तो पहले से ही देख लें। और साथ ही साथ कुछ चीजें आपको तय करनी हो मकान मालिक से मिलकर तो वो भी तय कर लें। और साथ ही साथ जैसे ये तो किराएदार की तरफ से बात हो गई जी। मकान मालिक जो हैं उनके लिए भी कई बातें ऐसे ही जरूरी है। बिल्कुल। और मकान मालिक द्वारा हस्ताक्षर जो किए हुए दस्तावेज होते हैं ना, उनकी 2 कॉपी जरूर रखें और कागजात में ये जरूर देख लें कि कोई शर्त अपनी तरफ से जोड़ी तो नहीं गई है। और सिक्योरिटी डिपॉजिट हमें लगता है हम क्यों दें, लेकिन जरूर आप करें, क्योंकि करारनामे में सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में पैसे देने की शर्तों पर गौर कर लें और उसी हिसाब से दें। मकान खाली करते समय ये डिपॉजिट कब लौटाया जाएगा, साथ ही पूरा डिपॉजिट देना होगा, ये भी आप जरूर लिखवा लीजिए जब आप घर खाली करेंगे। ये करारनामे में लिखवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी टूट फूट का कारण बताकर जो मकान मालिक होते हैं वो पैसा काट कर आपको दे सकते हैं। तो भाई कहना तो यही है कि अगर आप किराए का मकान ले रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। तो ये छोटा सा घर अगर आप किराए पर ले रहे हैं तो किराया चुकाने का माध्यम भी लिखवा लें जब एग्रीमेंट बने तो। साथ ही साथ कैश, चेक या डिजिटल पेमेंट, मतलब किस तरह से किराया दिया जाएगा। किराया देने में किसी महीने देर हुई तो कोई जुर्माना लगेगा या कोई पेनाल्टी लगेगी या नहीं, ये जरूर उस एग्रीमेंट में होना चाहिए। बिल्कुल। पानी का समय ये बहुत जरूरी है आकांक्षा। 24 घंटे आता है या कुछ ही घंटे आता है, आपको वो सूट होता है या नहीं होता है वो भी आप तय कर ले घर लेने के पहले। बिजली का मीटर अलग है या एक है, और कई किराएदार हैं तो इन बातों पे भी पहले से ही हर बात साफ हो जानी चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे और दूसरे दरवाजों की चाबियां सारी उनसे ले लें, जितनी भी जोड़ियां हैं वो सब आप लें। घर खाली करते समय गिनकर सारे वस्तुएं लौटाएं और घर की स्थिति की तस्वीरें खींचकर सुरक्षित रखें। बिल्कुल। साथ ही साथ जो आपने बिजली के मीटर की बात की दीपा जी, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी अगर मकान मालिक साथ रह रहा है तो वो जो बिजली का मीटर है वो एक ही है। तो ऐसे में ये देखना जरूरी है कि जब बिजली का बिल आता है तो उसे किस तरह बांटा जा रहा है, मतलब क्या प्रतिशत है, 60-40 है या 70-30 है, मतलब किस हिसाब से ये आपसी समझ से हो जाता है कि किसके घर में उपकरण ज्यादा है वैसा वो लोग आपस में कर लेते हैं और वो सब कुछ, लेकिन लिखवा के लेना करारनामे में बहुत जरूरी है। तो घर लेने से पहले मुआयना जरूर कर लें। कुछ खराब है तो पहले ही मकान मालिक को बताएं जी। बिजली, पानी का बिल, हाउस टैक्स और पार्किंग की सुविधा है या नहीं। साथ ही साथ इन सब चीजों का जो भुगतान है वो कैसे होगा, कहाँ होगा, किसको देना होगा, इन सब के बारे में भी आप पता कर लें। आकांक्षा, देखिए किराएदार ने तो अपनी सारी बातें, जानकारी सब कुछ ले ली, लेकिन अगर मकान मालिक है तो उन्हें भी तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है ना। बिल्कुल रखना पड़ेगा। अगर एक मकान मालिक अपना मकान किराए पर दे रहा है तो उसे भी कई चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जैसे किराया, जो जगह है उसका किराया कितना होगा या जमीन की दर, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए उसे ये तय करना होगा कि उसे किराया कितना लेना चाहिए जी। और साथ ही साथ शहर के किस जगह पर है, घर में बिजली, पानी, इन सब चीजों के साथ साथ सुरक्षा, ये ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं है, ये सब देखना जरूरी है। बिल्कुल। और रेंट एग्रीमेंट तैयार होने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन कराना बहुत जरूरी है और इसमें दोनों पक्षों का उस वक्त उपस्थित होना बेहद जरूरी है जी। और घर देने से पहले जरूरी शर्तें जैसे साफ सफाई, मेंटेनेंस और क्या क्या फिटिंग्स घर में है, इन बातों को करारनामे में आप शामिल कर लीजिए ताकि आपकी कुछ चीजें टूट फूट के ना मिली हो, जैसे आपने दी है वो वैसे ही सुरक्षित आपको वापस मिले। और मकान मालिक यानी कि जो आप हैं और किराएदार एक ही बिल्डिंग या एक ही मकान साझा करने वाले हैं तो पानी की जो मीटर की हमने जो बात की थी वो मोटर किस मीटर से चलेगी,
उसके बारे में भी बात कर लीजिए। नगर निगम पानी का जो बिल आता है वो कैसे बटेगा या किसके द्वारा दिया जाएगा, इस बात को भी पहले से ही, हर चीज को आप पहले से ही बात क्लियर कर लीजिए, साफ कर लीजिए। साथ ही साथ किराएदार के साथ परिवार में कौन कौन रहता है, उसके दफ्तर का पता और घर लौटने का समय, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर मकान मालिक इन सारी बातों का भी ज्ञान रखे तो बहुत अच्छा होगा। घर किराए का हो तो मकान मालिक और किराएदार के आपसी संबंध जो हैं वो सालों साल तक चलते रहते हैं। और किराएदार और मकान मालिक का संबंध ना दीपा जी मतलब एक बेहद पतली डोरी से बंधा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई बार तो ये भी सुना है कि भला साहब का मकान किराए से ले लो, इसके बाद हर किराएदार खुद के घर में ही जाता है। कभी कभी कहते हैं कि आप वो जो किनारे वाला जो मकान है ना उसमें किराए से ले लो, क्योंकि आप वहां एक बार रहने जाएंगे तो वहां से जब बाहर निकलेंगे तो खुद के घर में ही जाने वाले हैं। भाई हम तो यही कहेंगे कि ये जो दोनों पक्ष हैं, किराएदार हो या मकान मालिक, आपसी संबंध ऐसे रखें कि हर कोई अगला व्यक्ति अगर मकान मालिक किसी और को बता रहा है तो वो गर्व से बताए कि इनका मकान आप किराए पर लीजिए, कोई तकलीफ नहीं होगी। और वैसे ही अगर मकान मालिक किसी को बता रहा है कि अगर आप किराए पर रहते हैं तो आपको सही में कोई तकलीफ नहीं होगी। दीपा जी, और ये जो हमारा प्यारा सा छोटा सा घर है, काम के सिलसिले में हमें इस घर से बाहर भी तो निकलना पड़ता है। काम के सिलसिले में भी और खेलने के लिए भी, पढ़ने के लिए, कुछ सामान लाने के लिए। और ये जो छोटी छोटी दूरी तय करनी होती है ना, याद करिए हम किससे तय किया करते थे? साइकिल से। तो मुझे एक बात बताइए, जो आपकी जो पहली साइकिल थी वो आपको जिद करने पर मिली थी या उपहार के तौर पर मिली थी या इनाम के तौर पर मिली थी? ना उपहार पे मिली ना जिद पे मिली। मौसी की साइकिल थी। चलानी आती नहीं थी तो मौसी ने कहा इस गर्मी की छुट्टी में आई हो तो साइकिल सीख कर जाओ। हाँ भाई, वो जमाना हुआ करता था कि मतलब हम नानी के घर जाते थे, मामा के घर जाते थे और वहां पे साइकिल चलाना सीखना या अगर सीखा हुआ है तो दिन भर साइकिल लेके दौड़ाना हमारे लिए बोनस हुआ करता था। बिल्कुल। और फिर वो साइकिल मौसी ने कहा अब तुम अच्छे से सीख गई हो तो ले जाओ। क्या बात है, आपको मिल गई? मिल गई। तो हमारे देखिए एक साथी लिखते हैं, वो कहते हैं कि मुझे 9वीं कक्षा के जाने के बाद मिली थी साइकिल। स्कूल दूर था और दूसरे की साइकिल मांगकर उठाकर कैंची चलाने में बहुत आनंद आता था। ये कैंची चलाने वाली बात से ध्यान आया, भाई हमने तो साइकिल कुछ यूं सीखी है कि पहले जो भाड़े पर साइकिल मिला करती थी, यानी 1 घंटे के लिए अगर आप ले जा रहे हैं तो इतना आपको देना पड़ेगा। हाँ, पैसा देना पड़ेगा। जी। तो उस तरीके से हम साइकिल लाते थे 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, और उसे खूब दौड़ाते थे। बिल्कुल। और इसी तरह दौड़ाते गिरते पड़ते हमने साइकिल सीख ली। अच्छा, जिस दिन ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे ना घर से, मम्मी नहीं देती थी, तो फिर सब दोस्तों को बोलते थे थोड़ा थोड़ा सब जमा करेंगे। और उस 1 घंटे में मतलब मिनटों में बट जाते थे वो घंटे, कि इतने मिनट ये चलाएंगे, इतने मिनट वो चलाएंगे। और ऐसे ही हमारे एक साथी कहते हैं कि मेरे जन्मदिन पर उन्हें पहली साइकिल मिली थी, आगे के पहियों में जंपर वाली पहली साइकिल, जिसे रॉक शॉक्स कहा जाता है। क्योंकि स्कूल के जो रिक्शा वाले अंकल थे उन्होंने कहा कि अब तुम बड़े हो चुके हो, अब रिक्शा में नहीं जा सकते। तो आज भी वो वही साइकिल चलाते हैं और साइकिल चलाते समय अपने आप से बातें करना, किसी धुन पर सीटी बजाना, गाना गाना, ये सब वो कर लेते हैं। जो बाइक चलाते समय तो आपको काफी कॉन्शियस और ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब उनके लिए संभव नहीं है, तो अपनी साइकिल चलाते समय वो ये सब काम कर लेते हैं। तो ये भी देखिए कितनी अच्छी बात है। और एक हमारी सखी लिख रही हैं कि भाई साइकिल चलाना सीख गए थे हम तो बहुत जल्दी, और मुझे हमेशा भाई कहते थे कि तुम्हें नहीं आती, अब तुम भी सीख लो, तुम डरती बहुत हो। तो मैंने अपने भाइयों के प्रोत्साहन से साइकिल सीखी, गिरी, चोट भी लगी, साल भर साइकिल उसके बाद तो मैंने चलाई ही नहीं। और भाइयों ने अंत में स्कूटर चलाना सिखा कर ही छोड़ा, मतलब वही दम लिया कि भाई तुम साइकिल डर के मारे नहीं चला रही हो तो चलिए ठीक है, अब तुम स्कूटर चला लो। एक सखी हमारे लिख रही हैं कि पहली साइकिल तो मैं नहीं कहूंगी, पर घर में एक साइकिल थी जिसे भैया चलाते थे और भैया ने बोला कि चलो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। सीखते हुए पैर का अंगूठा बुरी तरह से मेरा चोटिल हो गया था, बहुत तकलीफ हुई और डांट भी पड़ी घर में, और उसके बाद कभी साइकिल को हाथ ही नहीं लगाया। साइकिल की सवारी बहुत की भैया के साथ और एक सहेली के साथ, कॉलोनी के चक्कर भी बहुत लगाए। और बाद में जब वो ससुराल आई तो उन्होंने देवर की नई साइकिल खरीद कर लेकर आई, तो उसकी उन्होंने पूजा भी की और उनकी सासू माँ ने लड्डू भी बांटे थे। तो भाई वाह, क्या बात है, साइकिल आने पर लड्डू
भी आपने खाए हैं। क्या बात है। और हमारी जो पहली साइकिल आई थी दीपा जी, याद करिए ना, उस साइकिल पर अपने दोस्तों के संग, सहेलियों के संग दूर दूर तक निकल जाना। हालांकि मम्मी पापा डांटते थे कि इतना दूर क्यों जाना, मत जाया करो, हाँ बता के जाया करो, कितनी देर से वापस आए, ये सब भी डांट बिल्कुल। लेकिन साइकिल चलाने का सुख मतलब इच्छा हो, कहते हैं ना, एक भरपूर मन से हमने जब साइकिल चलाई, कब चलाई, जब हम कॉलेज में पहुंचे। पूरा कॉलेज का जो ग्रुप था वो आउटिंग के लिए जब बाहर गया तो हमने तय किया था कि हम साइकिल पर ही जाएंगे। नेचर आउटिंग के लिए, नेचर वॉक के लिए जब हम जाएंगे तो हम साइकिल पर ही जाएंगे। तो वो काफी, चूंकि हम जहां जाने वाले थे वो काफी दूर था, तो लगभग 3 घंटे साइकिल चलाकर हम वहां गए। 2 घंटे हमने वहां बिताए और फिर हम उसी दिन 3 घंटे साइकिल चलाकर वापस आए। तो साइकिल चलाने की जितनी चाह थी वो उस दिन पूरी हो गई है ना। और देखिए ना, आप कुछ बताना चाह रही हैं? मैं तो ये सोच रही थी कि जब हम साइकिल चला ही रहे हैं तो चलाते चलाते कुछ गुनगुना लिया जाए। चलिए गुनगुना लेते हैं। बिल्कुल। साइकिल चलाते समय अगर हम अनबैलेंस होकर गिर जाते तो धरती आसमान तो ऐसे झूम रहे होते। हमारे साथी भी कहते हैं कि बचपन में नई इन्होंने साइकिल चलानी सीखी थी, अचानक मैं अनबैलेंस हुआ और ब्रेक लगाना भूल गया और कांटों में जा गिरा। ओफो। और हमारी एक सहेली कहती हैं कि 1975 में कॉलेज में एडमिशन लिया था, तब पापा ने दिलवाई थी मुझे मेरी पहली साइकिल। वो थी हीरो लेडीज साइकिल। मुझे काफी अच्छी लगती थी वो साइकिल, लेडीज साइकिल थी। और उसके कॉलेज जाते समय अपनी बुक्स और कॉपियां भी आगे हैंडल में रख लेती थी और कभी कभी सहेली को बिठाकर डबल सवारी भी कर लिया करती थी। उस समय बाइक, स्कूटर वगैरह बहुत कम नजर आते थे और जो खुशी उस वक्त कॉलेज साइकिल से जाने में मिलती थी, मैं उससे शब्दों में व्यक्त भी नहीं कर सकती। बाद में वही साइकिल छोटी बहनों ने बहुत चलाई और कॉलेज जाने लगी, पर पहली साइकिल तो मेरे बड़े होने के कारण मुझे ही मिली थी। हाँ, तो भाई इनके बड़े होने के कारण इनको मिली। और कोई ऐसा भी होता है कि उनकी पहली साइकिल उन्हें कभी मिली ही नहीं, लेकिन फिर भी कभी कहीं ना कभी सभी ने साइकिल चलाने की, कहते हैं ना, जद्दोजहद, सीखने की जद्दोजहद बिल्कुल और यादें भी बहुत सारी हैं। तो हमारी सखी लिखती हैं कि मेरी पहली साइकिल मुझे कभी नहीं मिली, पर हाँ, साइकिल की यादें बड़ी मधुर हैं। मेरे पड़ोसी मेरे छोटे दोस्त की नई साइकिल आई थी और यूं लगा कि वो मेरे लिए भी आई थी। मैंने उसी की साइकिल पर साइकिल चलाना सीखा। सुबह सुबह उठकर उसके घर पहुंच जाना और मन ही मन प्रार्थना करना कि वो पार्क चलेगा और मुझे साइकिल चलाने के लिए मौका देगा। उस उम्र में साइकिल चलाते समय ऐसा महसूस होता था कि मैं हवा में उड़ रही हूँ। बचपन की वो खुशी आज भी दिल और दिमाग में पूरी तरह से जिंदा है। उस समय साइकिल चलाकर लंबे हो जाने का लालच भी था। मैं आज भी उस दोस्त को मन ही मन धन्यवाद देती हूँ कि उसने अपनी साइकिल मुझसे शेयर की। तो दीपा जी, भाई अगर अपनी सेहत का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है तो अपने पे काम करना बेहद जरूरी है। अपना यानी व्यायाम करिए, योग करिए, तभी तो आप एक स्वस्थ मन के साथ, स्वस्थ तन के साथ बाहर की दुनिया देख सकेंगे। बिल्कुल। और देखो, खूब चलते रहिए, व्यायाम करिए, सैर करिए। हाँ, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ से चलना होगा क्योंकि समय कह रहा है कि अब आ चुका है समय नमस्कार करने का। तो सभी को आकांक्षा सिंह और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।